आफ्टरनून ऑनलाइन में भी कुछ होमवर्क दिया था। टीपीपी नंबर C1 से C5। ओके, चलो आवाज आ रही है ऑनलाइन में सभी को? ये शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही पढ़ा रही थी ना, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, टेस्ट है इसलिए थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। किस है मुझे बोला है तुमुल, टेस्ट है और टेस्ट में डीपीपी में भी डीपीपी शीट सॉल्व करो। आप तैयारी की है तो डिस्कशन में हार्डली 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो इसलिए लेते हैं। देती हूँ, मेरे पास रखा है ना। मैंने आपको बता दिया था टेस्ट लेवल GOC1 और GOC2, स्टीरियो का कुछ नहीं आ रहा है, ठीक? और आपकी क्लासेस केवल नेक्स्ट वीक तक और हैं, उसके बाद छुट्टी। कब तक? 3 अप्रैल। 4 अप्रैल से वापस अपन कोचिंग में मिलेंगे। तो मैरिज में आएगा, डाउट क्लासेस लगी। छुट्टी बेटा आपकी है, हमारी नहीं है। चलो फटाफट से C1 में फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट में आंसर sometime always प्लस का ऑर्डर 213 given in option C. Species incorrect direction of inductive effect is or are shown. किस में इंडक्टिव इफेक्ट की डायरेक्शन गलत? एक -I का ग्रुप है, मैक्सिमम -I इनमें से कौन दिखाएगा? क्लोरीन, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, किस में I इफेक्ट का ऑर्डर गलत है? D। CH3 में और O- में किसका ज्यादा होता है? O-। का विच ऑफ दिस ग्रुप आर -I? इतनी मैक्सिमम -I। Question number 8. In which of the following that is not C? C में आप होता है -I। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। हर्ष सेकंड बता दीजिए। ऑर्डर है जो प्रैक्टिकली निकाला गया है, जो चीज समझा -I का याद कर लेते, +I का तो वैसे ही बहुत इजी है। CH2 माइनस -O-, 4 माइनस के, फिर 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल TDH, डिक्रीजिंग ऑर्डर। और इस +I के बाद बचे हुए सारे कौन सा इफेक्ट लगाते हैं? -I। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following case has correct direction of effect? किस में I हुआ है? बाकी सब में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया हुआ है। इंडक्टिव इफेक्ट को किस एरो से आता है? T।
अच्छा इनकरेक्ट बताना है सी, क्योंकि सी में जो एरो है बेटा वो कौन सा इफेक्ट का होता है? रेजोनेंस इफेक्ट का। 11 में है, लेकिन ओके आगे ये CH2 लगा के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 में O माइनस ग्रुप होता है, उसके आगे इन्होंने क्या ऐड कर दिया? CH2 लगाने से डिस्टेंस बढ़ा रहा है, और डिस्टेंस बढ़ेगी तो स्ट्रेंथ ऑफ आई इफेक्ट क्या हो जाएगी? कम। तो जल्दी से बताइए 11 का ऑर्डर 2 3 1, 2 3 1 गिवन इन ऑप्शन डी। इफेक्ट ऑर्डर आप देख लीजिएगा बी। 13 इनमें से कौन प्लस आई दिखाता है? फर्स्ट ए। 14 इनमें से कौन माइनस आई दिखाता है? सेकंड पीएच। ये पूरे ऑर्डर में लिखाए हुए जो क्वेश्चन है उसी से बनाई गई डीपीपीए। और आपने यदि आपको सिर्फ प्लस आई का ऑर्डर याद रखना है, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। ये माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑर्डर 2 1 3। 16 सी इंडक्टिव इफेक्ट में मोर। 17 50% बी। 18 रेजोनेंस में हाइब्रिड एटम्स होता है सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या हमेशा उन सबका क्या हमेशा हर मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी सेम होती है? इनमें से कौन गलत है? डी। अब फिर भी मैंने जल्दी जल्दी आंसर बता दिए, और किसी को भी डाउट है तो बेटा पूछ लो जल्दी। हर्ष बेटा डी का कैसे कंपेयर किया? ड्यूटेरियम का ऑर्डर लिखाया वो सबसे कम हाइड्रोजन, ये आपके प्लस आई के ऑर्डर में लिखवाया गया है किसी को डाउट? बेटा चेक शर्ट व्हाइट शर्ट में जो पीछे बातें नहीं करो, और यदि आपको अदर सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, जो भी आप काम कर रहे हो, तो बेटा बाहर चले जाओ। एक बार में एक ही काम करो ना अच्छे से, वो सब्जेक्ट वो भी पढ़ना चाह रहे हो वो पढ़ाई हो जाएगी। ये तो पता है कि आप केमिस्ट्री का डिस्कशन तो नहीं कर रहे हो अभी, है ना? वो तो मुझे दिख रहा है। तो बेटर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि कोई पनिशमेंट दे रही हूँ, आप अपना जो भी पढ़ना चाह रहे हो, उस टाइम फिजिक्स पढ़ने का मन है, मैथ्स पढ़ने का मन है, जो भी पढ़ रहे हो ईमानदारी से वही काम करो, फिर बाहर जाके पढ़ लो आराम से, ठीक है? बट क्लास में नहीं। कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर डिफरेंस आता है हम सभी को, आया ना बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा पहचान है एटॉमिक अरेंजमेंट मस्ट रिमेन सेम। एक हाइड्रोजन की भी पोजीशन चेंज होती दिख रही है ना, समझ जाना वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ओके क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई आवाज आ नहीं हाँ अब आ रही है, ठीक है। हाँ भाई गुड आफ्टरनून। चलो कुछ था डिस्कशन में, क्या था? दो क्वेश्चन तो क्लास के देके गया था शायद। अरे क्या फिर तुमने इतने ठंडा कैसे कर रखा है कमरा?
ठीक है, एसी भी चला लिया। तुम लोगों ने भी एक आध परेशान कर रखा है। अभी कौन सी एसी की ठंड आ गई? कितना खर्चा करोगे फालतू हमारा? हम्म। तुम भी एक बात है, पंखे भी चला लिए, एसी भी चला लिए सारे, बीमार पड़ोगे एक आध और मुझे और पटक दोगे। अच्छा चलो शीट में बताओ क्या था। एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट, एक मिनट रुको। शीट में आ जाते हैं, फंक्शन आईटीएफ की शीट में आ जाते हैं, एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं, और पार्ट फर्स्ट में आ जाओ तो F3 F4 हो गए सारे। चलो एक्सरसाइज 1 2 पार्ट सेक्शन F में F1 से F4 हो गए चारों, हो गए सबके ना चारों, एकदम आसान है चारों, है ना। हाँ, पार्ट थर्ड में E1 और F1 दो होंगे, है ना। E1 तीनों फंक्शन अपने डिफाइन करे हुए हैं क्लास में, है ना। अच्छा क्वेश्चन पढ़ लिया था क्या तुमने? क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा होगा, क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मोड क्या मैं लगाऊंगा? एब्सोल्यूट वैल्यू लिखा हुआ है तो फिर क्या लगाएंगे? मोड। तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। इसके बाद आ जाओ F1। F1 भी आसान है, बताओ क्या किया। फंडामेंटल प्लेट पाई दे रखा है, इसका मतलब अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ए जो है वो कितना होना चाहिए? 2। 2 पाई होता है ना वैसे तो पीरियड, तो पाई कब आएगा? जब अपॉन 2 होगा। बस तो आ गया आंसर। भाई टी अपॉन मॉड ए दे रखा है ना, ये जो टी अपॉन मॉड ए है ना, तो अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ए है, और ये फंडामेंट और वैसे साइन का कितना होता है? 2 पाई। तो ये 2 पाई अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस, तो एक तरह से ये 2 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ए तुम्हारा 4 आ जाएगा, तो ए 4 से 5 ही तो आएगा ना। इसके बाद एक्सरसाइज 2 पार्ट 2, इसमें कौन सा था? पार्ट 2 में थे 11 to 50। पार्ट 2 में आ जाओ 11 to 15। तो 11 हो गया, 12 क्यों? नहीं, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है, ये तो सेम सवाल अपन ने क्लास में किया है, ये तो होना चाहिए था। 12 सेम अपन ने क्लास में किया था, वो नहीं किया था ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय ए वाला, जिसका आंसर ए 100 से बड़ा आया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक जा रहा था? 0 से 100। वही तो सवाल है ये। एक्स, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 कहां से कहां तक जाएगा? 1 से 5, तो पी को क्या होना पड़ेगा? 5 से बड़ा। वो बस वही तो सवाल बनेगा ये, पी की वैल्यू तो पूछिए, नहीं बना? वही तो सवाल बना, ये सेम वही सवाल है, जरा सा अंतर रहता है। इसलिए बार बार कहता हूँ तुमसे, क्लास नोट्स अच्छे से कर लोगे तो 1 2 3 सब बन जाएगी तुमसे, बस अच्छे से करो, कॉन्सेप्ट को पहचानो, तो वही तो सवाल बनेगा। ये करा था अपन ने, सेम वही सवाल है, बस जरा सा डाटा अलग है। तो ऊपर एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो 1 से 5 चला जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये क्वांटिटी 0, तो पी को 5 से बड़ा करना पड़ेगा, वही वाला सवाल बन जाएगा, सेम एज इट इज। 13 14 14 का ऑप्शन डी, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज पीरियोडिक फंक्शन, ये तो बताया था क्लास में
कि एफ एक्स बराबर के पीरियोडिक होता है और कोई भी इसका पीरियड हो सकता है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर इसका पीरियड हो सकता है, ऐसा बताया था। वही चीज सब पढ़ा हुआ है, अब तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, वो अलग बात है कि तुम रखो नहीं, मैंने सब बता दिया तुम्हें। फिर आ जाओ 15 भी पढ़ा दिया तुम्हें। भाई ये साइन का इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई तो 0 होगा ही होगा। ऊपर क्या लिखा है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ साइन, क्या लिखा है, साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स से तो लिखा है ना, तो ये हमेशा 0 नहीं होगा। अरे साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई क्या होता है, 0। और फ्रैक्शनल पार्ट डिनोमिनेटर है, मैं इसका मतलब 0 नहीं हो सकता, तो एक्स क्या नहीं हो सकता, इंटीजर। तो ये लिखा हुआ है, अगर तुम 15 को देखोगे तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर 0, एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आई। ये फंक्शन लिखा हुआ है, समझ में आई ये बात। ये ऊपर वो लिखा है ना, साइन नहीं लिखा होता, जैसे साइन 3 पाई लिखा है 2 पाई लिखा है तो उसकी वैल्यू 0 ही तो होगी। तो ऊपर यही तो लिखा है इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, बस। तो ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक होगा, और पीरियड कितना हो जाएगा 1, इंटीजर का डिफरेंस आ जाएगा पीरियड का। ये ऑनलाइन वालों का बताओ, कुछ और पूछना है कि हो गए सब। ऑनलाइन वालों के सब हो गए या कुछ एक्स्ट्रा है। अरे हाँ ना में तो बोलो, यस और नो में। अच्छा ठीक है, हो गया ना। हाँ ठीक है, ठीक है, दिख रहे हैं मैसेज, अब हो गया सही। चलो ठीक है, बस यही था, हो गया ना ये। चलो इसके बाद 2 क्वेश्चन दिए थे ना क्लास में, उसी पे आता हूँ। अच्छा। इसके बाद क्लास में 2 क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, उन पे आते हैं। चलो, एक क्वेश्चन तो मैंने ये दिया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 4 किसके बराबर था, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6। अब इसमें देखो, अगर मैं x को x प्लस 2 से रिप्लेस कर दूं, x को किससे रिप्लेस कर दूं, x प्लस 2 से, तो ये बनेगा तुम्हारा x प्लस 2, ये बनेगा f ऑफ x प्लस 6, ये बनेगा f ऑफ x प्लस 4, ये बनेगा f ऑफ x प्लस 8 बनेगा। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, देखो, तो जैसे ही ऐड करूंगा ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ऐड करूंगा तो 4 टर्म इधर आ जाएगी, 4 टर्म इधर आ जाएगी, आ जाएगी, और 4 टर्म इधर 4 टर्म इधर, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस 8। आ गया आंसर, नजर आ गया ना। टी कितना है 8, एफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस टी है। भाई लाना तो यही पड़ेगा, एफ एक्स बराबर एफ एक्स प्लस टी। अब उसके लिए कितनी मेहनत करें वो अपने पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ मैंने एक ट्रांसमिशन से ही लिया है, आएगा तो ये किसी से भी जाओ। भाई तुम एक को एक तरफ का बाकी सबको दूसरी तरफ ले गए, फिर
मैं वही तो कह रहा हूँ ना, फिर x की जगह x+2 रिप्लेस किया। अब तुम पर्टिकुलर वैल्यू डाल डाल के करोगे या तो, और क्या किया बताओ, और तो क्या करेंगे इसमें, और कुछ ज्यादा ऑप्शन तो है? नहीं, पर ये कहाँ दिया हमें, एलसीएम ऑफ टू फोर्स, नहीं गलत है ना, ये क्या लिखा है? आपको ये थोड़ी ना पता है कि एफ एक्स का पीरियड कितना है, ये कहाँ पता? वो तो पता ही करना है अपने को कि पीरियोडिक है कि नहीं है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है एक बार अनम्यूट कर दीजिए। लो भाई कर दिया, यस अनम्यूट सर। कर। हाँ ये सर जैसे मान लो इसमें एफ ऑफ एक्स का जो पीरियड है 1 है, हम अज्यूम कर लें नहीं, सर, एज्यूम तो नहीं करता ऐसे कुछ भी, ऐसे कैसे एज्यूम कर लो वन है? सर एक बार के लिए बस। हाँ, जो चीज कर ही नहीं सकते उसमें क्या एज्यूम कर लो, ऐसे कैसे कर लो वन है? अभी दूसरा कहेगा सर हाफ कर लो, ऐसे कैसे एज्यूम कर लो? देखो तुम्हारा एक भाई है जिसका नाम है प्रहलाद आनंद, है ना? प्रहलाद आनंद तो ये लिख रहा है कि उस, जब यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं x+2 का इस्तेमाल हो रहा है और मैंने x की जगह x+2 कर दिया, तो ही उसको तकलीफ है। वो तो तभी राजी नहीं, वो ये कह रहा है कि सर x को x+2 क्यों रिप्लेस कर दिया, और तुम एज्यूम करने की बात कर रहे हो पीरियड। पहले प्रहलाद से तो पूछो, वो तो इसी पे राजी नहीं है, तो वो कहाँ अमान्य देगा किसी की बात की, भाई पीरियड क्या एज्यूम कर लो वन। ये तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं क्या दे रखा है, x+2 x+4 x+6, तो मैंने x को किससे रिप्लेस किया, x+2 से। चलो हो गया ये, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरे सवाल में क्या था कि gx एक फंक्शन दे रखा था, कौन सा, साइन पाई एक्स प्लस, उस कॉस को लिख लेंगे तो वो π/2 माइनस पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसा कुछ बन रहा था, प्लस 8 फ्रैक्शनल पार्ट x/2। तो ये बना अपने पास साइन पाई एक्स प्लस साइन पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 8 फ्रैक्शनल पार्ट x/2। अब ये क्वांटिटी तो जीरो, अभी जो शीट में भी आया, तो यहाँ पे ले आया मैं उस कॉन्सेप्ट को भी, है ना? तो वो जो अभी अपन ने 15वें सवाल की बात की थी वही था। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई, तो साइन की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये gx ये फंक्शन हो गया। अब देखो अगर पीरियोडिक का क्या यूज होता है, ये उसको समझने के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। अब अभी में इसकी रेंज निकालना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, मैं नहीं निकाल पाऊंगा कि एग्जैक्ट कहां से कहां तक जाएगा। थोड़ा बहुत ऐसा सोच सकता हूँ कि भाई ये -1 से बन जाएगा, ये मैक्सिमम कितना जा सकता है फ्रैक्शनल पार्ट 1, फिर 8, 9, पर वो एग्जैक्ट रेंज नहीं आएगी कि कहां से कहां तक जाएगा। अब x के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो मैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में देखूंगा तो बहुत लेंदी सवाल ये बनेगा। तो जब इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है तो वो हमारी मदद कर देता है। देखो अगर तुम इस फंक्शन का कोई सा भी पीरियड ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका पीरियड 2 है, इसका पीरियड कितना है 2, इसका कितना होगा 2, 1/1/2, तो दोनों का पीरियड 2, तो एलसीएम कितना आ गया 2। तो मुझे ये पता लग गया कि इस फंक्शन का पीरियड कितना है 2। तो अगर मैंने इस पीरियड को ऑब्जर्व करा कि इस फंक्शन का पीरियड 2 है, तो फिर मुझे बाकी किसी इंटरवल में काम करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ किस में काम कर लूं, 0 से 2, क्योंकि जो 0 से 2 में रेंज और डोमेन है वही तो रिपीट होगी हर बार, जो 0 से 2 का ग्राफ बनेगा वही सब जगह रिपीट होगा, तो वही 0 से 2 में जो रेंज आएगी वही रेंज रहने वाली है इसकी। ये इसमें एक इम्पोर्टेंट का। अब 0 से 2 में अगर मैं देखूंगा तो और क्या आसान हो जाएगा, समझू 0 से 2 में ये जो फ्रैक्शनल पार्ट x है ये भी x ही हो जाएगा तुम्हारा,
ये फ्रैक्शनल पार्ट x कितना हो जाएगा, x, ये बन जाएगा तुम्हारा फंक्शन। क्योंकि अगर x 0 से 2 है, x क्या है, 0 से 2 है, तो अगर x 0 से 2 है तो x/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से 1, x/2 कहां से कहां तक होगा, 0 से 1। बस हो गया अपना काम। 2 पे चाहो तो ओपन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो सेम वैल्यू 0 पे आएगी वही सेम वैल्यू 2 पे आएगी, इसलिए कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इस इंटरवल में क्या मैं इसकी रेंज निकाल सकता हूं, देखो अगर तुम g' निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, 4 प्लस पॉजिटिव आ जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, पाई cos पाई x प्लस 4, ये तो पॉजिटिव होने वाला है हमेशा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग, और इंक्रीजिंग आ जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगी, gx की जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक हो जाएगी, g0 से g2, g0 से g2, निकाल लो g0 और g2 की वैल्यू, और क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश करो। आ रही है, तो ये कहां से कहां तक चल जाएगा, gx 0 से 8 चल जाएगा, 0 से कहां तक चल जाएगा, 8 तक चल जाएगा। अच्छा अब समझो ये 0 से 8 चल जाएगा, चल जाएगा, फिर बात को समझो, ये 0 से 8 आ गया, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें तो वो चाहिए था fog of x, fog of x क्या होगा, 1/1 प्लस gx का स्क्वायर, तो इसकी रेंज देख सकते हो भाई, 0 से 8 का स्क्वायर करेंगे 0 से 64, एक जोड़ेंगे तो 1 से 65, रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/65 से 1/65 से कितना जाएगा, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट लिखो, फाइंड
inverse of following. Find inverse of following. First, y equals to ln x plus under root 1 plus x square. Y equals to ln x plus under root 1 plus x square. Y equals to e की power x, e की power minus x upon 2. और थर्ड एक ले लो, y equals to x cube minus 1, x less than 2 और x square plus 3, x greater than equal है 2. इनके हमें क्या निकालने हैं, इनवर्स, है ना. अब चेक बैक करने वाला काम नहीं करना, उसने सीधे सीधे इनवर्स पूछा है तो हम निकाल देते हैं. उसने पूछा तो है ही नहीं कि भाई एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो हमें तो इनवर्स ही निकालना है. अब देखो थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम थोड़ा सा सीखते हैं. अब जैसे इसका इनवर्स मुझे निकालना है, मतलब सीधे सीधे y x के टर्म में दे रखा है और मुझे क्या करना है, x को इन टर्म्स ऑफ y करना है. तो देखो लॉग हटाऊंगा तो e की पावर y हो जाएगा और सिंप्लीफाई करूं तो e की पावर y माइनस एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो e की पावर y का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x e की पावर y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये e की पावर y का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 2x e की पावर y. x 2x बराबर e की पावर y का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन e की पावर y. तो x बराबर कितना आ गया, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y हो जाएगा ये ऊपर जाके. ये तुम्हारा x बराबर gy आ गया. तो तुम्हें तो क्या लिखना है, f इनवर्स x, या मैं यूं कह दूं gx. तो ये gy है, y की जगह कितना डाल दूं, x. y की जगह कितना डाल दूं, x. ये मेरा f इनवर्स है. ठीक. अब देखो ये फंक्शन था, ये उसका मैंने इनवर्स निकाल दिया. अब सेकंड वाले में मैंने इसी को लिख रखा है, तुम इसका इनवर्स निकालो. आंसर क्या आने वाला है, ये अब निकालो. कैसे निकालोगे, है ना. अब निकालो कैसे, इसका उल्टा तो चल नहीं सकते, है ना, क्योंकि इसका उल्टा चलेंगे तो हमें कैसे पता लगेगा एक्स स्क्वायर ऐड करें दोनों तरफ, है ना. उल्टा नहीं चल सकते, लेकिन निकालो अब, है ना.
हुआ? कितने जनों का हुआ? ला बता, ऐसा क्या कर दिया तेने? कर तो दिया है, चाहे जैसे भी किया हो। चलो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y बराबर e की पावर x 1 अपॉन e की पावर x। e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया e की पावर x का स्क्वायर माइनस 2y e की पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक है, सीधाचार्य लगा दो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। तो e की पावर x हो गया y प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। x बराबर कितना हो गया ln y प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये जी वाई आ गया तुम्हारा, है ना? तो अब जो तुम्हें f इनवर्स x या gx लिखना है वो कितना हो जाएगा? ln x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। लेकिन यहाँ तो दो आ रहे हैं, एक प्लस वाला भी आ रहा है और एक माइनस वाला भी आ रहा है। कल भी दो आ रहे थे ऐसे, तो अब एक को हमें हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली कौन सा वाला हटा देंगे? हमने देख लिया फर्स्ट पार्ट में प्लस वाला हमें चाहिए, तो प्लस वाला ही आएगा, इसका माइनस वाला नहीं आएगा। ये इसी का तो बनता है, इसलिए यही वाला रखेंगे, माइनस वाला क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा था, इसलिए अपन ने प्लस वाला ले लिया और माइनस वाला छोड़ दिया। हो गया, ये हो गया, सबको क्लियर है? कुछ पूछना नहीं है किसी को इसमें, या कुछ पूछना है अभी इसमें सेकंड वाले में? हाँ, वो दे रखा है ना फर्स्ट वाले। बात तो सही पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है क्या? ये यूं कह रहा है कि अगर मान लो ये पहले वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ ये सेकंड वाला ही क्वेश्चन दिया होता, तो फिर कैसे पता लगता कि भाई ये वाला लेना है और नीचे वाला नहीं सर लेना? मैं बताऊं? हम्म, सर मैं बताऊं? वैल्यू पुट करके।
सर कल वो जैसे लॉग के देखा अंदर था। वाली टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। 1 + x² x से कुछ बड़ा है तो वो नहीं अरे लेंगे। ये तो वैसे ही दिख रहा है ना, ये नेगेटिव आएगा कुछ भी डालो, ये डिफाइन थोड़ी ना होगा। ये देखो x माइनस लिखा हुआ है ना, 1 + √x², तो ये हमेशा बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, तो ये लॉग डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे। इससे पता लगाया है, इससे थोड़ी ना पता लगाया है। ये तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, मैंने कहा देखो पहले वाले में दे रखा है, ताकि एक आध कोई टैलेंटेड बच्चा बोले बोले कि अच्छा सर पहले वाला नहीं दे रखा होगा तब क्या करेंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली पहले वाला तो नहीं दे रखा होगा, ये डिफाइन नहीं हो रहा ना, डोमेन देखो, तो ये डिफाइन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे आ जाओ। इसीलिए तो कह रहा था किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं किसी ने ये बात। चलो अब थर्ड वाले में आ जाओ, क्या है थर्ड वाले में। देखो अब कई बार क्या हो सकता है, वो ऐसे 2 या 3 डेफिनेशन में भी फंक्शन दे सकता है। जैसे यहां उसने फंक्शन कितनी डेफिनेशन में दे दिया, तो अगर वो ऐसे 2 या 3 डेफिनेशन में फंक्शन देते तो भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी वाला विषय नहीं है। हम ऐसा समझ ले कि हमें कितने सवाल सोल्व करने हैं, तो एक तो हमें ये सोल्व करना है जब x 2 से छोटा है, और एक हमें ये सोल्व करना है जब x 2 या 2 से बड़ा है। दो अलग अलग सवाल हैं, दोनों में पहले x को y के टर्म्स में लाएंगे और फिर एक का किसी का भी यूज कर लेंगे, वापस एक कर देंगे इनको, है ना। तो पहले मैं 2 छोटे छोटे सवाल समझ लेता हूँ, 3 होते तो 3 छोटे छोटे सवाल समझ लेता हूँ। अच्छा अब एक चीज और देख लो, अगर x 2 से बड़ा है तो y किससे छोटा होगा, 7 से। और यहाँ x अगर 2 या 2 से बड़ा है तो y किससे बड़ा होगा, 7 से। भाई दिखता है ना, 2 पे 7 आ रही है ना वैल्यू। यहाँ पे भी देखो 2 से छोटे के लिए 8 माइनस 1 7 से छोटा हो जाएगा। तो ये x³ बराबर कितना हो गया, y+1। ये मार्कर और लाओ यार एक बात, x कितना हो गया, y+1 की पावर 1/3, और y किससे छोटा है, 7 से। ऐसे यहां से देखो x² बराबर कितना आ जाएगा, y-3। x कितना आ जाएगा, y-3 की पावर 1/2, अंडर रूट है तो प्लस माइनस लगेगा। लेकिन वही x 2 से बड़ा चाहिए तो हम कौन सा वाला ले लेंगे, प्लस वाला ही ले लेंगे। x 2 से बड़ा चाहिए तो कौन सा ले लेंगे, प्लस वाला ही ले लेंगे। अब बस वापस मर्ज भी तो कर सकता हूं मैं। भाई ये हो गया y+1 की पावर 1/3, अगर तो y किससे छोटा है, 7 से। और y-3 की पावर 1/2, अगर y किससे बड़ा है, 7 से। ये मेरा gy निकल गया, ये मेरा क्या निकल गया, gy निकल गया। तो मुझे तो क्या निकालना है, f इनवर्स x यानी कि gx, और वो मेरा क्या होने वाला है, ये हो जाएगा बस। तो अगर वो एक से ज्यादा डेफिनेशन थे तो भी हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। 1/2 और x ग्रेटर इक्वल से। दो छोटे छोटे सवाल समझ लो पहले, दोनों से अलग अलग निकाल लो, बाद में वापिस चेक कर दो। बहुत ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे 2 टुकड़ों में करके 3 भी दे देता तो तीनों के अलग अलग निकालते, बाद में वापिस क्या कर देते, मर्ज कर देते। हो गया, चलो
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन कब डिफाइन होता है, कैसे इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, वो सब अपन ने सीख लिया। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज निकालते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, है ना। काफी सारे सवाल इस पे बनते हैं प्रॉपर्टीज पे। फंक्शन पूरा आएगा, फंक्शन ये लिखा हुआ है टेस्ट के सिलेबस में शायद, फंक्शन के साथ आईटीएफ भी लिखा हुआ है। कब आया था मैसेज? कल भी सेंड किया था। कौन सा वाला? आईटीएफ वाला? नहीं नहीं, फंक्शन तक ही आएगा। रिवाइज में भी इन्होंने फंक्शन आईटीएफ दोनों दिया, नहीं सिर्फ फंक्शन ही आएगा टेस्ट में, है? पता नहीं क्या देते हैं लोग। चलो प्रॉपर्टीज में आ जाओ। फर्स्ट लिखो, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, if fx and gx are inverse of each other, then fog x equals to x equals to gof x. If fx and gx are inverse of each other, then fog x equals to x equals to gof x. fx and gx are inverse of each other, then fog x equals to gof x equals to x. एक रिजल्ट हम यहां से निकालना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया कि भाई गोफ एक्स किसके बराबर है? एक्स, है ना। फॉग एक्स भी एक्स ही, कोई सा भी सोल्व कर सकता था मैं। तो अगर जैसे मान लो मैं इसको ऐसे लिखूं और अगर इसको डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएट, तो ये जीएक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? जी डैश एक्स, और एफ एक्स का कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? वन। तो जी डैश एफ एक्स कितना आ जाएगा? वन अपॉन एफ डैश एक्स। ये डिफरेंशिएशन क्या है, समझ में आता है? ये उससे क्या अपन ने चेन रूल से, पहले जी का हो गया जी डैश, फिर अंदर वाले फंक्शन एफ एक्स का कितना हो गया? एफ डैश एक्स, एक्स का तो कितना हो गया? वन। इससे करते तो भी आता है, इससे करते तो ये वो बन जाता है एफ डैश जी एक्स इंटू वन अपॉन जी डैश एक्स। इससे भी ये बता। और इसको और चाहे तो और आगे रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इसको जैसे मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं, अगेन डिफरेंशिएट करूं, तो जी डैश का कितना होगा? जी डबल डैश, फिर एफ एक्स का कितना हुआ? एफ डैश। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये कहीं ना कहीं वो लिखा है वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, फिर एफ डैश का होगा एफ डबल डैश एक्स। तो एक रिजल्ट इस तरह का भी बन जाता है हमारे पास, जी डबल डैश एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब इंटू एफ डबल डैश एक्स। जी डबल डैश एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का क्यूब इंटू एफ डबल डैश एक्स। ये रिजल्ट हम क्यों बना रहे हैं? एक्चुअली में होता क्या है कि कई बार वो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी सवाल में पूछता है। फेमस सवाल है, कई बार पूछता है। इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव भी सवाल में पूछता है। और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव दे देती। मतलब अभी मैं सवाल में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख के कंप्लीट करो।
लिख लिया? सवाल करते हैं, है ना, उससे समझ में आएगा। देखो सवाल लिखो है, इफ fx से अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल 2 एंड f comma g are inverse of each other, then find g dash 1 and g double dash 1, then find g dash 1 and g double dash 1। ये हमारे पास सवाल है। अब समझो इस बात को। अब सवाल क्या है, आपको जी डैश 1 और जी डबल डैश 1 निकालना है। आप जानते हैं कि जी डैश एफ एक्स। अब देखो एक तरीका तो ये भी हो सकता था, समझो कि जैसे पहले आपको फंक्शन दे रखा है तो आप इससे क्या निकाल लें, इनवर्स जी एक्स निकालना जानते हैं अपन। फिर जी एक्स निकाल के उसको क्या कर लें, डिफरेंशिएट कर लें और उसमें एक्स की जगह 1 डाल दें। लेकिन चलो यहाँ तो वो था कि ये क्वाड्रेटिक था, तो मैं क्वाड्रेटिक है तो एक्स को वाई की टर्म्स में लाना जानता हूँ। लेकिन वो कई बार ऐसा सवाल भी बना सकता है कि आप एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई ला ही ना पाओ। भाई हर सवाल को कैलकुलेट करके हम एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई ला पाए जरूरी नहीं होता है। तो कई बार ऐसे में इनवर्स फंक्शन भी बन जाते हैं जिनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे इनवर्स फंक्शन भी बन जाते हैं जिनको हम मैथमेटिकली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट ये है कि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती है, डेरिवेटिव। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, डेरिवेटिव, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले डेरिवेटिव कैसे दे देगी वो समझ लेते हैं। भाई हमने सवाल लिखा कि भाई जी डैश एफ एक्स किसके बराबर होता है, 1 अपॉन जी डैश एक्स 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये अपन जानते हैं। अब देखो मुझे क्या चाहिए, जी डैश 1 चाहिए। क्या चाहिए, जी डैश 1 चाहिए। इसका मतलब मैं चाह रहा हूं कि एफ एक्स कितना हो जाए, 1। अब एफ एक्स 1 हो जाए इसका मतलब एक्स क्या हो सकता है, 0 और 3, लेकिन 2 से बड़ा है तो क्या होगा, 3। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ डैश 3, यस और नो। एफ एक्स की जगह 1 रखा तो एक्स की जगह क्या रखा, 3। यहां से देखा ना, अगर एफ एक्स 1 है तो एक्स कितना है, 3। तो ये एफ एक्स की जगह क्या रखा, 1, तो एक्स की जगह कितना रख दिया, 3। तो अब तो छोटा सा सवाल हो गया। जी डैश की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ मुझे क्या निकालना है, एफ डैश 3। सिर्फ मुझे क्या निकालना बचा, एफ डैश 3। तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो एफ डैश एक्स तो देख ही सकता हूं मैं कितना है, 2x माइनस 3। तो एफ डैश 3 कितना हो जाएगा, 1/3। आंसर आ गया। देखो बहुत आसानी से होगा। नहीं तो मैं इनवर्स फंक्शन निकालता, फिर उसको डिफरेंशिएट करता, फिर वैल्यू पुट करता, बहुत लंबा सवाल जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देगी, डेरिवेटिव। ये समझ में आई, ये वाली स्टेप लिखी जो मैंने, भाई एफ एक्स 1 चाहता हूं, एफ एक्स 1 चाहता हूं तो एक्स कितना है, 3। तो एफ एक्स की जगह 1 डाला तो तुरंत एक्स की जगह कितना डाल दिया, 3।
जी डबल डैश का आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ, तो अब अगर आपको वही जी डबल डैश वन चाहिए तो ये हो जाएगा माइनस एफ डैश वन का होल क्यूब इंटू एफ डबल डैश वन माइनस वन अपॉन एफ डैश वन, तो थ्री का क्यूब, और एफ डबल डैश वन कितना हो जाएगा, टू, माइनस टू बाई 27 इसका आंसर आ जाएगा। फिक्स सवाल है इसमें, यही सवाल बनता है और कई बार बनता है। अब उसमें लेवल वो अपग्रेड कर सकता है। जैसे ये सेम सवाल है, लिख लो फटाफट। अब मैं यही सवाल है, यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन जैसे मान लो इसका लेवल है मेंस, तो अगला मैं लिखता हूं इसका एडवांस। ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, है ना, सेम फॉर्मूला मैं यूज करूंगा और सवाल में चेंज करता हूं, है ना, एफ एक्स चेंज करता हूं। सेम सवाल सेम कॉन्सेप्ट, लेवल अपग्रेड कर देते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू है, एफ एक्स इक्वल्स टू लिखा है एक्स की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स, देन फाइंड जी डैश टू, ये निकालनी है। इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ई की पावर एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स एंड एफ एंड जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन फाइंड जी डैश टू। अब जैसे ये सवाल दे दिया तो अब इसका इनवर्स तो निकल ही नहीं सकता ना, कैसे निकालूंगा। तो इस तरह के सवाल चाहे कैसा भी हो, प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि वो फंक्शन कितना भी खतरनाक बना दे, आपको इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या देती है, डेरिवेटिव। अब सोचो, सेम सवाल है, लेवल अपग्रेड कर दिया है मैंने, मेंस टू एडवांस, ये एडवांस लेवल कर दिया है इसका। सवाल वही, कॉन्सेप्ट वही, है ना। अब लेवल उसका अपन ने अपग्रेड कर दिया है और मेंस टू कितना कर दिया है, एडवांस। चलो बताओ आंसर, अब तुम्हें बताना है, सोल्व करके सोचो।
हाँ भाई, आया आंसर किसी का? सेम सवाल है, कॉन्सेप्ट भी सेम है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। हाँ, ये जो बच्चा ऑनलाइन आंसर दे रहा है उसका तो गलत है बेटा आंसर। जी क्या है? एक वैल्यू आएगी कि इंटरवल आएगा आंसर में? तो मैं यही तो कह रहा था, एडवांस लेवल है ना। चलो, हमें क्या लाना है? जी डैश टू लाना है। तो इसका मतलब एफ एक्स को टू करना है ना। तो x की पावर 101 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस ई की पावर x बाई टू प्लस कॉस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? टू। और देखो ये टू कब होगा? जब x कितना होगा? जीरो। अरे भाई सोल्व तो होगा ही नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन से आएगा ना एडवांस। x बराबर जीरो पे ये कितना होगा? वन। ये कितना होगा? वन। बाकी तीनों क्या होंगे? जीरो। बस, तो x की वैल्यू निकल के आ गई जीरो। एडवांस। एडवांस है, लेवल अपग्रेडेड किया है भाई। मेंस कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस एडवांस है तो बस अब जिसने सोच लिया फटाफट काम हो गया। अब ये जीरो आ गया तो तुम्हें क्या चाहिए? एफ डैश एक्स निकाल लो। 101, 101 एक्स की पावर 100 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 ई की पावर x बाई टू माइनस साइन एक्स। तो अगर हमें एफ डैश जीरो निकालना है तो ये 0 0 1 और 1/2 3/2 आ जाएगा। तो एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा? 3/2। फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। बस, x बराबर कितना आ गया? जीरो। जरा सा आप सोचना तो है, वो तो लेवल अपग्रेड हुआ है उसका मीन्स टू एडवांस। और अगर लेवल अपग्रेड हुआ है तो सोचना तो बनता है। हो गया? चलो अच्छा, अब यहाँ एक चीज और हमें पता होनी चाहिए। सवाल तो खैर यही बनता है जो अपन ने करे हैं इस सेगमेंट में। सवाल जो बनते हैं वो यही है और कुछ नहीं बनता है। एक इंफॉर्मेशन और हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए कि अगर fog x इक्वल्स टू है गोफ x, स्टार बना के लिखें। if fog x equals to है gof x, if fog x equals to है gof x, then it is not necessary, if fog x equals to है gof x, then it is not necessary, if fog x equals to है gof x, then it is not necessary, if fog x equals to है gof x, then it is not necessary, if fog x equals to है gof x, then it is not necessary, it is not necessary that f and g are inverse of each other, then it is not necessary that fx and gx are inverse of each other. If fog x equals to a gof x, then it is not necessary that fx and gx are inverse of each other. देखो, मैं पहले भी ये बात कई बार बोली कि हम जो लिखाना है उसका उल्टा सीधा मीनिंग हमें नहीं निकालना है ना। जो लिखाना है बस वही मीनिंग है ना। तुम अपने ज्ञान गंगा से कुछ नए अर्थ निकाल लो उसका, तो उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जैसे हमने प्रॉपर्टी में लिखा है कि एफ और जी इनवर्स हैं एक दूसरे के, तो फोग एक्स बराबर कॉफ एक्स बराबर एक्स होता है।
लेकिन अगर फोग और गॉफ बराबर हो तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होंगे। हो सकता है और हो सकता है ना हो। जैसे एक एग्जांपल से हम इसको आसानी से समझें कि मान लो जैसे एफ एक्स तुमने ले लिया x+1, जी एक्स तुमने ले लिया x+2। अब तुम चाहे फोग एक्स निकालो तो वो भी x+3 आएगा, गॉफ एक्स निकालो तो वो भी x+3 आएगा। तो फोग और गॉफ तो बराबर आ गए। लेकिन अगर तुम एफ एक्स का y बराबर x+1 का, है ना, एफ एक्स का इसका इनवर्स निकालोगे, किसका, एफ एक्स इक्वल्स टू x+1 का अगर तुम इनवर्स निकालोगे तो वो जो एफ इनवर्स एक्स बराबर जी एक्स आएगा वो तो x-1 आएगा। देखो y बराबर x+1 का इनवर्स क्या होगा, x बराबर y-1। ये तो नहीं आया, ये तो नहीं आया। तो फोग और गॉफ बराबर है तो उसका ये कहते मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। फोग और गॉफ तब भी बराबर आ सकता है जब दोनों एक दूसरे के इनवर्स ना हो, दोनों एक दूसरे के इनवर्स ना हो। ठीक, चलो अगला लिखें। चलो तो अगला लिखो, दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 2, है ना। प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें, ग्राफ ऑफ, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें, ग्राफ ऑफ एफ एक्स एंड इट्स इनवर्स, ग्राफ ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स, graph of function and its inverse are mirror image of each other, graph of function and its inverse are mirror image of each other, are mirror image of each other with respect to line y equals to x. Function at graph of function and its inverse are mirror image of each other, are mirror image of each other with respect to line y equals to x, with respect to line y equals to x. Function and its inverse, graph of function and its inverse are mirror image of each other with respect to line y equals to x. दूसरी एक प्रॉपर्टी क्या है कि आप ये कह रहा है प्रॉपर्टी में कि जो फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन होता है, जैसे मैं एक आसान सा उदाहरण लूं कि जैसे फंक्शन में जानता हूं e की पावर x ले लूं, ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर e की पावर x। और एक ग्राफ में और जानता हूं ये होता है किसका, y इक्वल्स टू ln x। तो अगर मान लो तुम इसको फंक्शन ले लो, किसको, f(x) ले लो इसको, और y बराबर f(x) का f इनवर्स x निकालोगे तो l इनवर्स x आएगा। देखो अगर y बराबर e की पावर x है तो x बराबर कितना आएगा, ln y। तो इसका इनवर्स यही तो आएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन और उसका इनवर्स कौन सी लाइन y बराबर x के रिस्पेक्ट में एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज, एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज। अब ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगी कि जैसे पिछले वाली प्रॉपर्टी बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती थी, डेरिवेटिव, बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती थी, डेरिवेटिव। ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्यों बनेगी, क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले ही उसका क्या दे देगी, ग्राफ। एफ एक्स का ग्राफ पता होगा, उसकी मिरर इमेज से किसका ग्राफ बन जाएगा, एफ इनवर्स एक्स। जैसे उसमें अपने को एफ एक्स पता था तो हमने क्या निकाल लिया था, जी एक्स का डेरिवेटिव निकाल लिया था। तो ये दोनों तीनों प्रॉपर्टी जो हम यहाँ लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव दे सकती है, बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका ग्राफ दे सकती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या इसका फायदा है और समझे एक और, जैसे ये तो मेरे को नॉन ग्राफ थे, मुझे पता थे, मैंने बना लिए।
मान लो कभी मुझे कोई अननोन ग्राफ बनाना हो, जैसे ये y बराबर x है। अब मैं जैसे कोई ग्राफ जानता हूं, मैं साइन x का ग्राफ जानता हूं, है ना। डोमेन रेंज की अभी मैं बात नहीं कर रहा, डोमेन रेंज हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना लेंगे। जैसे ये साइन एक्स का शेप है, किसका शेप है ये, साइन एक्स का। अब मुझे पता लगाना है कि यार साइन इनवर्स का कैसा होगा, तो मैं कहीं ना कहीं ये बता सकता हूँ कि यार साइन इनवर्स का तो इसकी मिरर इमेज होगा, तो यहाँ ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाएगा, यहाँ इसके नीचे हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं किसका शेप बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का। डोमेन रेंज जो होगी वो अलग बात है, लेकिन हम ग्राफ का आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि फंक्शन और उसका इनवर्स लाइन y बराबर x के रेस्पेक्ट में एक दूसरे की क्या होते हैं, मिरर इमेज बना। तो इस तरह कोई अननोन ग्राफ भी हमें बनाना हो तो वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। हो गया। चलो एक सवाल करते हैं, जिससे और थोड़ा सा कैसा इसका यूज बन जाता है। चलो, नहीं बनाया तो इतनी देर से क्या कर रहे थे पे, आगे वाले ने बना लिया तो उससे देख बोला करो ना फिर कि रुको सर, तेज बोला करो थोड़ा ताकि सुनाई दे मुझे। चलो क्वेश्चन लिखो, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स, जीरो टू इनफाइनाइट से लेके जीरो टू इनफाइनाइट। एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स, जीरो टू इनफाइनाइट से लेके जीरो टू इनफाइनाइट। देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ draw the graph of y equals to f inverse x, and also find solution of equation fx equals to f inverse x। देखो क्या मैं लिख रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स क्यूब प्लस एक्स, जीरो टू इनफाइनाइट से जीरो टू इनफाइनाइट। देन ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f इनवर्स x, and also find solution of equation fx equals to f inverse x, and also find solution of equation fx equals to f inverse x। तो हम सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर इसका बन गया तो इनवर्स का अपने आप बन जाएगा, और दोनों बराबर कहाँ पे है मैं आसानी से देख लूंगा। तो क्या इसका ग्राफ बना सकते हो, क्यूबिक के ग्राफ बनाना तो हमने बहुत सिखाया था क्वाड्रेटिक में। करो देखा, एक आध दो स्टेप करो, फिर मैं तो करूंगा इसे, है ना। तो काफी सारे ग्राफ सिखाए थे क्यूबिक वगैरह के, आसान से होते हैं, ज्यादा बहुत कुछ नहीं होता है।
अरे ये तो पहले फंक्शन दे रखा है, उससे ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये क्या बना दिया? ये तो मैंने वैसे बताया था जब कुछ नहीं दे रखा, यहाँ तो फंक्शन दे रखा है, उससे ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्चुअल कैसा बनता है इसका? चलो ध्यान दो। देखो ग्राफ कभी भी बनाना हो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी कहीं भी ग्राफ बनाना हो तो तीन मेन स्टेप होती है। कितनी मेन स्टेप होती हैं? तीन। तीन चीजें हमें निकालनी होती हैं। एक तो हमें निकालना होता है डी वाई बाई डी एक्स, एक निकालना होता है डबल डेरिवेटिव, और एक निकालना होता है कुछ पॉइंट पे वैल्यू। तीन मेन स्टेप करते हैं, डी डबल डेरिवेटिव और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू लिखा है अभी होगा हमने वहां पे। तो जैसे डी वाई बाई डी एक्स निकाला, इसका तो कितना आएगा? 3x² + 1 ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, ये कौन सा होगा? इंक्रीजिंग। डेरिवेटिव से हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता लगता है। डबल डेरिवेटिव निकालूंगा तो 6x आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा। डबल डेरिवेटिव से मुझे पता लगता है कि कॉनकेव क्या होगा? अपवर्ड होगा। डबल डेरिवेटिव से मुझे पता लगता है कि कॉनकेव अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू, तो एक तो जीरो पे निकाल लो भाई, जीरो पे कितनी आ रही है? जीरो। और एक इनफाइनाइट वगैरह पे देख लेते हैं कितनी आ रही है? इनफाइनाइट। तो तीन मेन चीजें होती हैं जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, एक डी वाई बाई डी एक्स, एक डबल डेरिवेटिव, और कुछ पॉइंट्स पे वैल्यू। मैं कभी भी ग्राफ बनाऊंगा तो यही तीन काम हमेशा करा करूंगा। तो ये हो गया। अब इस जानकारी के बेसिस पे ग्राफ बनाऊं तो मैं एक लाइन बनाऊं पहले तो y बराबर x। अब क्या करना है? फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा, अपवर्ड बनेगा। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इसका, इंक्रीजिंग और अपवर्ड। समझो क्यों? क्योंकि रहेगा तो y बराबर x के ऊपर, क्योंकि देखो x + x³ है और x पॉजिटिव है, तो ये हमेशा x के क्या रहने वाला है? ऊपर। इंक्रीज करेगा और शेप थोड़ा सा क्या बनाना पड़ेगा? अपवर्ड बनाना पड़ेगा। तो जीरो के बाद ये इंक्रीजिंग और अपवर्ड बनेगा। अब अगर कहीं ना कहीं ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो अब एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए मुझे कुछ सोचना थोड़ी ना है, वो इसकी कहीं ना कहीं क्या बनेगा? मिरर इमेज बनेगा, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन जाएगा? एफ इनवर्स एक्स का। अब मुझे पता है कि ये हमेशा ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो कहीं और तो मिलेंगे ही नहीं। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये एफ एक्स का बना तो ऐसा कुछ एफ इनवर्स का होगा। और एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स के सॉल्यूशन की बात करूं तो मैं वन सॉल्यूशन आ जाएगा इसका। एक सॉल्यूशन आ जाएगा ना x बराबर 0, ये वन सॉल्यूशन आ जाएगा। जीरो पे मिलेंगे ये, जीरो के बाद तो ये इधर जाएगा, वो उधर जाएगा, तो दोबारा मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो एक सॉल्यूशन आएगा और वो एक सॉल्यूशन क्या आएगा? x = 0 आएगा। ये सवाल है। हो गया? क्लियर है सबको? तो दोनों बहुत एक और प्रॉपर्टी लिखेंगे लेकिन वो अगली क्लास में करेंगे। दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि एक बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका डेरिवेटिव दे देती है और दूसरा बिना इनवर्स फंक्शन निकाले उसका क्या दे देती है, ग्राफ। इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इनमें काबिलियत है प्रॉपर्टी में, क्योंकि इसमें इनवर्स फंक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना इनवर्स फंक्शन निकाले हम क्या निकाल लेते हैं, ग्राफ वगैरह इसका निकाल लेते हैं। चलो भाई, अब एक तो डीपीपी लिख लो, ज्यादा तो नहीं देता हूं, एक डीपीपी लिख लो। डीपीपी नंबर कौन सी है, 8, और 3-4 सवाल शीट में ले लेते हैं इसके, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। पार्ट फर्स्ट में सेक्शन जी ले लो बस, पार्ट फर्स्ट में सेक्शन जी। दो चीजें होमवर्क में, एक तो तुम डीपीपी नंबर 8 ले लो और शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट G1 to G4, सेक्शन जी है अपना, 4 ही सवाल है, वही है। एक डीपीपी है ना, और शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट में G1 to G4 है। एक डीपीपी है, शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट G1 to G4 है। ये होमवर्क में करके आना है ना।